संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। पहला सत्र 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा आयोजित। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने सादगी के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बहुजन समाज पार्टी के लोगों से की अपील, विधानसभा में बनवाए बसपा की सरकार, सर्वजन के लिए करेंगे काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ में चढ़ाई खिचड़ी। कोरोना को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों के पालन का किया आह्वान। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वाराणसी के घाटों पर दिखा आस्था का सैलाब। मां गंगा में श्रद्धालुओं ने किया स्नान एवं दान। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसका पहला चरण 31 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। देश भर में आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन सादगी के साथ लखनऊ में मनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बसपा को सरकार में लाएगी। बसपा हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाती है। हमारी पार्टी की सरकार बनने पर समाज के सभी लोगों का हित होगा। कांशीराम जब तक जीवित थे वो चुनावी मोर्चा संभालते थे और मैं चुनाव लड़कर जीत कर आती थी। अब हमारा उद्देश्य अपनी पार्टी के लोगों को चुनाव जिताना है। पहले चरण के 58 सीटों में 53 सीटों फाइनल कर दी हैं, जेल की है। गोरक्ष पीठ में क्रांति सूर्य के धनु राशि में करने पर मकर संक्रांति मनाया जाता है कि इस अवसर स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी चढ़ाई। लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा में लाखों श्रद्धालु मते हैं। देश भर में अलग अलग नाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग आस्था के साथ दान देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आस्था के साथ कोरोना से बचाव भी हमारी जिम्मेदारी, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल लोग अवश्य पालन करें। मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त की प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। इस दृष्टि से आज का यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के शिवावतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें। घर में भी मास्क धारण करेंगे तो उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा। वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। 60 साल से ऊपर के कोमोर्बिड, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लें। किसी के गुमराह या भ्रांति पैदा करने वाले कुतर्कों में न पड़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में इसे जरूर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी प्रत्याशियों की सूची पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दिए गए हैं। केशव प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को अपराध की आग में झोंकना चाहती है। प्रदेश की जनता सपा के दंगा राज का मंसूबा कभी पूरा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन की विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जो पहली लिस्ट आई है, इस पहली लिस्ट से उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ था, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई खौफग्रस्त हो गए थे। जिन लोगों के अपने घर, मकान, दुकान बेच करके यूपी से पलायन करना पड़ रहा था, वह सारे के सारे लोग मकान बेचने की जगह जो पलायन कर गए थे उनकी भी वापसी सुनिश्चित की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट आई है पहली, उसमें जो दंगाई हैं, जो खूंखार अपराधी हैं, जो बड़े बड़े माफिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे माफियाओं का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से कि आप फिर से गुंडा राज की, दंगा राज की, अपराधी और माफियाओं के राज की वापसी करना चाहते हैं? मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश यह जानना चाहता है कि आप बताइए, कैराना जहां प्रथम चरण की पहली सीट का चुनाव है, वहां आपने इतने खूंखार अपराधी नाहिद हसन को आपने टिकट देने का काम किया है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने जिस प्रकार से गंभीर रूप से अनेक अपराधों में नामित यूनिस खान जैसे व्यक्ति को आपने बुलंदशहर से टिकट देने का काम किया है। आपने लोनी की सीट से मदन भैया नाम के व्यक्ति, जिसके नाम का खौफ पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं और कई राज्यों में व्याप्त रहता है, आप उन्हें टिकट देने का काम किए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की वापसी कभी नहीं होने वाली है। आप चाहे जितने गुंडे, अपराधी, माफिया एकत्र कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का राज स्थापित हुआ है जनता के आशीर्वाद से, वह कानून का राज अब आप समाप्त करने के जो स्वप्न देख रहे हो वह कभी पूरे नहीं होंगे।
कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में शामिल होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ के आने पर कोविड नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। वीडियोग्राफी में ये तथ्य सामने आए हैं जहां कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया था और ये कार्यक्रम बिना अनुमति के किया गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। थाना गौतमपल्ली क्षेत्रांतर्गत स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के 2000 से 2500 नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ एकत्र की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध थाना गौतमपल्ली पर इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह अभियोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संपूर्ण प्रकरण की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना के जारी होते ही मेरठ कलेक्ट्रेट में नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो इसका जायजा भी लिया। कल पहले दिन मेरठ की 7 विधानसभाओं के लिए 47 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरठ मंडल के सभी 6 जिलों में निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनना है। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ सभी जगह से मंडल के सभी जनपदों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। नोटिफिकेशन सभी जो रिटर्निंग अफसर होते हैं उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने यहाँ कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप नामांकन की जो सारी व्यवस्थाएं वो कर ली गई हैं और हम लोग पूरी जो टीम है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए कटिबद्ध है। मुजफ्फरनगर जिले में कल पहले दिन 6 विधानसभाओं में किसी भी पर भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। पूरी कलेक्ट्रेट में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले के 6 विधानसभा सीटों में सदर खतौली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मीरापुर के लिए कल शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 21 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। हापुड़ जनपद में विधानसभा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम अनुज सिंह और दीपक भूकर ने बीएसएफ जवान के साथ फ्लैग मार्च किया। शहर के बाजारों और मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च की शुरुआत डीएम और एसपी के नेतृत्व में मेरठ रोड से शुरू हुई। नगर में बुलंदशहर रोड, फ्रीगंज रोड, रेलवे रोड सहित कई मुख्य मार्ग और बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने जिले के बॉर्डर, बुलंदशहर रोड, दिल्ली रोड, मेरठ रोड और पर 30 पॉइंट पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही है। इस दौरान प्रत्येक आने जाने वाले वाहन से जांच पड़ताल की जा रही है। कौशाम्बी में आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर एसपी राधेश्याम विश्वकर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस ने नगरपालिका भरवारी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसपी कौशाम्बी ने आम जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने आगामी चुनाव में निडर होकर और बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। फ्लैग मार्च के दौरान एसपी कौशाम्बी ने जनता को चुनाव में पूर्ण सुरक्षा का एहसास दिलाया। आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान यदि किसी ने किसी भी प्रकार की असंवैधानिक कार्य करने की कोशिश की तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फ्लैग मार्च इसलिए किया जाता है कि जो हमारे ट्रबल मेकर हैं, ट्रबल मेकर मतलब जो अपराधी तत्व के व्यक्ति हैं, क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल नहीं भी हैं, दबंग हैं और गरीब आदमी को जो है वोट देने से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको प्रभावित करते हैं, तो उनको एक सबक सिखाना रहता है, उनके अंदर टेरर पैदा करना रहता है कि पूरा प्रशासन के प्रकरण जो संज्ञान में है
और यदि आपके हस्ते से कोई कार्रवाई इस तरह से की जाएगी तो आपके लिए कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके अंदर ये आत्मबल पैदा करने के लिए किया जाता है। उनमें अंदर एक आत्मबल पैदा हो और वो जिससे कि वो निश्चिंत निर्भीक होकर के अपना मतदान स्वतंत्रपूर्वक कर सकें। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के दूसरे चरण का काम अंतिम पड़ाव पर है। जनवरी के तीसरे सप्ताह से पत्थरों से प्लिंथ जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। प्लिंथ में 5 फीट लंबे, 3 फीट चौड़े और 2.5 फीट मोटे तथा 17,000 पत्थरों को लगाया जाएगा। को राम मंदिर निर्माण की जानकारी LED के माध्यम से दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। L&T के चीफ इंजीनियर जगदीश आफड़े ने बताया कि 2 वर्ष में भगवान श्री राम लला को विराजमान कराए जाने वाले मंदिर के निर्माण के उस भाग को पूरा कर लिया जाएगा। आपके सामने उसका ढलाई हो रही है और ये सारी ढलाई मशीनों से हो रही है। इसमें कोई मैन पावर नहीं है। रात में काम होता है, 24 घंटे भी काम होता है। ये बहुत तेज गति से और संतोषजनक प्रगति इसमें है। और इसके बाद एकदम हम पत्थरों को जोड़कर प्लिंथ ऊंचा करने का काम शुरू कर देंगे। कोई तारीख नहीं है, जनवरी का अंत या फरवरी का पहला दिन। सर, कितने % काम हुआ होगा? फाउंडेशन कंप्लीट हो गई तो सब कुछ हो गया। फाउंडेशन के बिना तो ऊपर कुछ बनता नहीं। लगभग 5 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट मोटा, ऐसे 17,000 कम से कम लगेंगे। ये एस्टिमेट है 17,000। हो सकता है जब लगने शुरू हो तो कोई 200, 400, 500 ज्यादा या कम लगे। L&T यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग का काम कर रही है। डिजाइनिंग का जो काम है वो और PMC का काम टाटा कंसल्ट इंजीनियर के लोग कर रहे हैं और उनके साथ साथ में हम लोग भी यहाँ डटे खड़े हैं। और हम 1.5 साल का जो काम हो चुका है, इसके अलावा और 2 साल ये मंदिर का काम और अभी की जो अस्थायी मंदिर में जो मूर्ति है, ये मूर्ति का विग्रह होने के लिए हमने चुना है। इसके अलावा केवल मंदिर का काम है। उसके बाद में यहाँ के परकोटा का काम शुरू होगा और ये परकोटा का काम भी उसके बाद में 1.5 साल और चलेगा। ऐसा कुल मिला के 5 साल का ये काम है जो शुरू होकर 1.5 साल हो गया है। तो 3.5 साल में परकोटा के साथ में मंदिर पूरा हो जाएगा। कई लोग नौकरी करते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात अधिकारी सीमा गुप्ता ने बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा हिंदी सेवा, सारस्वत साधना और कला के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्हें बेहतरीन शोध कार्य के लिए विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से नवाजा गया है। ये अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणादायक है कि वो अपने लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। संगीत शिरोमणि, हिंदी भूषण, नौटंकी व स्वांग विधा के पुरोधा पंडित नथाराम गौड़ की जयंती हाथरस में मनाई गई। इस अवसर पर नथाराम लोक साहित्य शोध संस्थान में नौटंकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों ने जमुना हरण नाटक का मंचन भी किया। कलाकारों ने बताया कि नौटंकी 9 रसों से बनती है। शासन और प्रशासन को इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जिससे लोक संस्कृति और लोक कला बची रहे। ये प्रोग्राम नौटंकी का रखा गया है। स्वांग का नाम है शंकरगढ़ संग्राम जमुना हरण। और नौटंकी में ही काम करते हैं हम लोग। काफ़ी समय हो गया, 40 साल मुझे काम करते करते हो गई। लेकिन अब नौटंकी का काम बिल्कुल एकदम ख़त्म सा होता जा रहा है। इसलिए अब हम वृद्ध कलाकार कुछ लोग हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि सरकार इनके बारे में कुछ सोचे, कुछ करे। हम तो जानते ही नहीं थे कि इसको भी नौटंकी कहते हैं, इसको भी स्वांग संगीत भगत कहते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो मूल स्वरूप है इसका, जो तत्व स्वरूप है नौटंकी का, स्वांग का, भगत का, इसे अधिक से अधिक संख्या में दिखाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। जन सामान्य को जो विस्मृत हो चुका है, पथ भ्रमित हो चुका है नौटंकी नाम से, उस नाम के उस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। और वो
दोनों पक्षों को उतना ही जागरूक होकर करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो चाहे समाज हो। जनपद अलीगढ़ में ग्राम पंचायत विभाग ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। इसमें जिले में विद्यार्थियों को पंचायत भवन में कंप्यूटर का 3 महीने में बेसिक कोर्स कराया जाना सुनिश्चित किया है। जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि हर विद्यार्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। गांव में बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसलिए पंचायत भवनों में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को भी कंप्यूटर का ज्ञान हो सके। इससे हमें उसमें कंप्यूटर की सुविधा मिली है और इससे हम सब बच्चों को फ़ायदा भी है, क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता था। इसके लिए हमें बहुत पैसे भी खर्च करने पड़ते थे, इसलिए यहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है और टीचर भी हमारे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। लड़कियों को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें CCC, BCC जो कि एक इनिशियल कंप्यूटर एजुकेशन होती है। हम ये चाहते हैं कि गाँव का प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चा स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स से अवेयर रहे और वो कंप्यूटर चलाना जानता हो, और यह प्रदेश में प्रथम बार हो रहा है जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण में ही होगा। तो हमारे गांव में पंचायत भवन में कंप्यूटर का कोर्स कराया जा रहा है, वो भी फ्री में कराया जा रहा है। वैसे हमें दिक्कत होती थी बाहर जाने में, लेकिन हमें यहाँ पे फ्री में करा रहे हैं ये सब, तो हमें अच्छा लग रहा है पढ़ने में। पहले हमें दिक्कत होती थी जाने में, तो हम वैसे गांव की लड़कियां जा भी नहीं पाती हैं बाहर, और यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है सबको पढ़ने में। और हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और हमें भी पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ताकि हम भी कुछ कर सकें। हमारे गाँव में काफ़ी गरीब बच्चे हैं और ये लोग शहरों में कंप्यूटर कोर्स करने नहीं जा पाते हैं, और आसपास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि इन्हें कंप्यूटर कोर्स कराए जाएँ, क्योंकि कोई भी जॉब अगर अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर कोर्स की जानकारी आवश्यक है। इसकी वजह से पंचायत ने ये व्यवस्था की है कि जितने भी गांव के बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क कोचिंग कंप्यूटर कोर्स की कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव है और हमारे सभी पंचायत सचिवालयों पर कंप्यूटर आ गए हैं। हम उन कंप्यूटर के माध्यम से कक्षा 6, 7 और 8 के जो माध्यमिक छात्र हैं उन छात्रों को 22 घंटे का मॉड्यूल 3 महीने का एक कोर्स डेवलप किया है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जो हिंदी में बच्चों को कंप्यूटर के बारे में ज्ञान देगा और कंप्यूटर की पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराएगा, जिससे बच्चे बेसिक कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम हों और कंप्यूटर से जुड़ें। चुनाव को देखते हुए हमीरपुर पुलिस प्रशासन लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। जनपद के मुस्करा थाना क्षेत्र के शिवानी डेरा गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब प्राप्त हुई है। मुखबिर से ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि इस गांव में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस को यहां से 500 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने अवैध भट्टियों और 5 कुंतल से अधिक लहन को नष्ट कर दिया है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। मुस्कुरा थाना अंतर्गत शिवनी डेरा में अवैध शराब बनने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर पुलिस विभाग और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वहां पे छापा डाला गया। छापे के दौरान बड़े पैमाने पर वहां पे अवैध शराब बनाने के उपकरण और लगभग 5 क्विंटल लहन और मौके से लगभग 500 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। इस संबंध में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी इस गिरोह में सम्मिलित अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। शासन के निर्देश पे चलाए जा रहे हैं अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान अन्य थानों में भी जारी रहेगा, जिससे कि इसकी अवैध बिक्री और निष्कर्षण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बरेली वासियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से जिले में सघन सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। जिले के नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने सैनिटाइजेशन की 16 विशेष गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन हाई स्पीड स्प्रिंकलर माउंटेन मशीन से लैस हैं। शाम को फॉगिंग करने वाली गाड़ियों को भी रवाना किया गया है। ये गाड़ियां नगर निगम के विशेष अभियान में इस्तेमाल की जाएंगी। ये गाड़ियां नगर में संक्रमण वाले इलाकों से लेकर अन्य स्थानों पर भी छिड़काव करेंगी। जनपद अमेठी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनपद के सभी स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। टीका लगवाने के लिए किशोरों में काफी उत्साह है और बच्चे खुद आगे आकर टीका लगवा रहे हैं। जनपद में अब तक 42,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने टीका लगवा लिया है। किशोरों ने बताया कि बचने का एक ही साधन है टीकाकरण, इसलिए कॉलेज में आकर सभी बच्चे टीका लगवा रहे हैं। अच्छा काम है, हम लोग सबको टीकाकरण लगवाना चाहिए। इससे हमारी पढ़ाई में
रुकावट नहीं होती है और सबको लगवाना चाहिए, इससे बीमारी नहीं होगी। इससे बहुत फायदे हैं, हमें कोरोना वायरस नहीं होगा और हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी और बच्चे हैं जो एकजुट होकर टीकाकरण कराएं अपना। ये अच्छा काम है। हमारे स्कूल में कोविड-19 का टीका लग जा रहा है, जिससे हम अब पढ़ने में आगे बढ़ पाएंगे और हमें स्कूल आने में सहयोग मिलेगा। और बाकी सबको भी ये टीकाकरण लगवाना चाहिए, क्योंकि लगवाने से ही हम लोग को ही लाभ है। और हमें तो कहते हैं मास्क का डेली भी यूज करना चाहिए और 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, अपने नियमों का पालन करना चाहिए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 16,016 नए मामले आए हैं। विगत 24 घंटों में 2,554 लोग तथा अब तक 16,93,842 कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 84,440 एक्टिव मामले हैं, जिनमें 82,412 लोग होम आइसोलेशन में हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 18 वर्ष से अधिक लोगों को कुल 21,86,29,035 डोज दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को अब तक 43,55,278 वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई है, जो उनकी अनुमानित संख्या का 31.08% है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,69,636 प्रिकॉशन डोज दी गई हैं। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। पहला सत्र 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा आयोजित। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने सादगी के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बहुजन समाज के लोगों से की अपील, विधानसभा में बनवाएं बसपा की सरकार, सर्वजन के लिए करेंगे काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ में चढ़ाई खिचड़ी। कोरोना को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों के पालन का किया आह्वान। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वाराणसी के घाटों पर दिखा आस्था का सैलाब। मां गंगा में श्रद्धालुओं ने किया स्नान एवं दान। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें।